आ, मेरे ख्याल से आप सब लोग एक दूसरे से, इन साथियों से वाकिफ़ तो हो ही गए होंगे। और 2 दिन और हम लोग साथ हैं, तो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पहले से ही क्लियर होंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा। और उसके बाद ये तय करना है आपको, ये 3 दिन के बाद आपको तय करना है कि हम कितना लंबा साथ चलेंगे। क्योंकि हम एक बार तो आपको यहाँ बुला सकते हैं, थोड़ा सा कभी किसी की, कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ में कि कोई साथी हमारे से जुड़ा तो इसलिए था कि उसका अपना काम था, भाई उसका कोई लोन का मसला फंसा हुआ था और उसने कह दिया साथी ने कि भाई तुम ट्रेनिंग में आओगे तो तुम्हारे लोन के मसले को हम एड्रेस करेंगे, नहीं तो हम नहीं करते। तो आना पड़ा उसे मजबूरी में ट्रेनिंग में। लेकिन एक लाइन में आपको स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ आ गए हो और यदि आपका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका लोन का मसला हल हो जाए और आपका आवेदन लगा दें, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरे 3 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आ गए, आपका मसला समझो हल हो गया, मतलब मजबूरी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप समझ लेंगे, यदि आप पूरा का पूरा उस प्रक्रिया को जान लेंगे और देख लेंगे कि यहाँ कौन लोग हैं। मैं अपनी 2 साल की इस जनता सरकार मोर्चा के साथियों की यात्रा को मैं अगर एक्सप्लेन करूं आपको, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि समाज के सबसे शानदार लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे जनता सरकार मोर्चा से मिले हैं, जो इतनी लंबी यात्रा में नहीं मिले जितने लोग, उससे ज़्यादा लोग कहीं इस 2 साल की यात्रा में मिल गए। और आप इस 3 दिन में देखोगे ये बात। इस 3 दिन की यात्रा में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये है कि आज हमारी 21वीं 22वीं ट्रेनिंग है, 22वीं 23वीं ट्रेनिंग है ये हमारी। 23 ट्रेनिंग्स की सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि हमारी ट्रेनिंग में किसी ने आज तक अपने किसी सामान पर ताला नहीं लगाया और किसी की कोई चोरी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ शादियों में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, तब भी चेक करते रहते हैं, भाई कदे आज किसी का चार्जर खो गया, किसी के पैसे गुम हो गए, किसी की टूम ठेकरी गुम होगी। यहाँ ये चीज़ें गुम नहीं होती कभी भी। दूसरा, हमने जो जिस पर्पज़ के लिए आपको बुलाया है वो सबसे पहला पर्पज़ ये है कि आप सब लोग एक दूसरे से जान पहचान कर लें, क्योंकि आप लोकल लोग हैं। कल को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे का साथ देना है तो आप लोग दोगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से कोई 100 किलोमीटर से लड़ने नहीं आएगा। दूसरी बात, हम आपको शिक्षित करेंगे, हम आपको बताएंगे कि लड़ाई क्या है, लड़ाई लड़नी क्यों है और लड़ाई लड़नी कैसे है। फिर आपको तय करना है कि वो लड़ाई आप अकेले अकेले लड़ना चाहते हो या उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। ये अगला काम आपका है कि आप संगठित होकर के लड़ोगे या अकेले अकेले लड़ लोगे। क्योंकि मुझसे आज किसी ने एक सवाल पूछा था, और ये अक्सर पूछते हैं मुझसे ये सवाल, तीसरे दिन का सवाल है ये, लोन वाले मसले पे जब हम बात करेंगे उस दिन का। वो सवाल में मुझसे ये पूछा कि अभी तक आपने कितने लोगों के जो लोन हैं वो चुकता कर दिए इस तरीके से, जिस तरीके से आप बात करते हो, या इसकी कितने % चांस हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, 0% चांस हैं कि हमें बैंक जीतने देंगे, मतलब हमको नहीं जीतने देंगे। अगर कोई ये कहे कि जनता सरकार मोर्चा कितने लोगों को एनओसी दिलवा देगा, तो मैं आपको बता दूं हम नहीं दिलवा सकते किसी एक को भी, ठीक है ना।
और ना ही बैंक आपको हमारे कहने से या हमारी लड़ाई के थ्रू एनओसी देगा, ये पहले से बता रहा हूं मैं। समझ गए क्यों? क्योंकि मसला जब आपको समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा, अगर एक भी आदमी को एनओसी दे दी ना तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा। तो बैंक या सिस्टम या अदालतें या सरकारें किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगी कि हमारे जरिए आपकी समस्या का समाधान हो। और अभी तक जितने भी केसेस में ऐसा कुछ होने लगा कि समाधान की पोजीशन तक जाने लगे और हम जीतने वाली पोजीशन पर आने लगे कि हमारे दस्तावेजों का जवाब बैंकों को नहीं मिला, तो एक ही चीज हुई, बैंक को बुलाया कोर्ट ने और कहा कि बाहर से बाहर मसला हल करो, चाहे जैसे मर्जी करो। और किसी भी कीमत पर बैंक ने सेटलमेंट कर ली। हमको नहीं जीतने देंगे वो, आपको नहीं जीतने देंगे वो, सीधी सी बात है। तो अब इस यात्रा को देखना आपने है कि आप कैसे इसको आगे बढ़ाओगे। पहले मैं आपको जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्यों को लेकर के थोड़ी सी कुछ बातें अगर रह गई होंगी, अगर रिपीट होती हैं तो आप उसको सुन लीजिएगा, अदरवाइज आप समझिएगा कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं यहाँ पर। ना ही तो हमारा मसला लोन माफ़ी का या लोन अदायगी का है, हमारा ये कोई मकसद नहीं है जी। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं केवल आप लोगों तक पहुंचने के लिए बस। भाई हमें कोई नया आदमी चाहिए, हमारी बात कोई क्यों सुनेगा? अगर कोई तरीके से सुने, कोई क्यों सुनेगा हमारी बात? या तो वो हमारे विचार से सहमत हो तब सुनेगा, या उसको हमारी आवश्यकता हो वो तब सुनेगा। हमें ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सब का सब योजनाबद्ध हो रहा है। मतलब आपके साथ जितना भी बुरा हाल है ना, आपका जितना भी बुरी हालात है, जो क्या क्या बुरे हालात हैं आपके परिवार टूटते जा रहे हैं। मतलब जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से फिर मतलब अब ऐसा हालत हो गया कि जो अगली जनरेशन है वो तो कहती मैं ब्याह ही नहीं करता। सिंगल बिल्कुल एक आदमी तक आ गए ना। ठीक, ये परिवार का टूटना, भाई का भाई से झगड़ा, ज़मीनों का मसला, आपके खर्चे पूरे ना होना, समाज में फैली अशांति, समाज के अंदर अराजकता, समाज में करप्शन, समाज के अंदर फैली प्रवृत्ति जो मतलब आपराधिक प्रवृत्ति काइंड ऑफ। जो नई जनरेशन है उसको तो वीडियो गेम के ज़रिए मतलब चाहे हिंसक बनाया जा रहा है, चाहे उसका दिमाग के अंदर कचरा डाला जा रहा है, अश्लीलता, ये सब, ये सारे हालात ये अचानक से ऐसे कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा और हमारा समाज ऐसा हो गया? नहीं। तो जब आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को समझोगे तो आप जानोगे कि ये जो आपके हालात हैं खराब होने वाले, जो खराब हुए हैं, ये ना ही तो आपने किए हैं, ना ही इसके जिम्मेदार आप हो, और ना ये अपने आप हुए हैं। ये हालात खराब किए गए हैं योजनाबद्ध तरीके से, बस आपको मालूम नहीं है। और आपके जीवन का जीने का हर रास्ता इन्होंने बिल्कुल उल्टा बता दिया आपको, बिल्कुल उल्टा, और बकायदा कागज से कानून बना करके और आपकी कंसेंट से किया गया। इसमें सब में आपकी सहमति।
और अब आपको ये यकीन दिला देंगे, ये चोर लोग ये यकीन दिला देंगे कि असली कसूरवार आप ही हो। ये भी देखो कमाल की बात, मतलब इसमें कसूर भी आप ही का निकलेगा और आप मानोगे कि हाँ हमारी गलती है भाई। जैसे देश का पूरा निपट रहा है, खर्चे निपट रहे सरकार से, तो टैक्स चोर हम हैं, मतलब हम ही को साबित किया गया। बिजली चोर भी हम हैं, है ना। अच्छा, जब अभी थोड़ी देर पहले वो अमरिंदर बात कर रहा था टोल चोर, टोल भी दे के वो राजी नहीं है, और आपको ये कहेंगे फैसिलिटी चाहिए आपको, लेकिन आप टोल दे के राजी नहीं हो। हमारे छोटे से बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है, उसको ये यकीन दिला दिया गया कि तू कामचोर है। आप देखो ना, आप सबके बच्चे होंगे घर में, आप में से मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि जिसने अपना बच्चा स्कूल के सिस्टम में डाल रखा है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए और फर्स्ट आए या फिर कंपटीशन लड़े, उस पेरेंट में से अगर मैं पूछूं कितने प्रतिशत लोग अपने बच्चे की मेहनत से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको पता चलेगा 0% पेरेंट सेटिस्फाइड है। 0% सेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप से इस तरह की भाषा सुनने को मिलती है कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। यानी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं कामचोर हूँ, जितना मेरे को मिल रहा है उसके हिसाब से मैं मेहनत नहीं कर पा रहा। अब पूरी की पूरी जनरेशन को ऐसा बनाने का इतना बड़ा षड्यंत्र। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप में से गांव में शाम को जब पानी आता था, जो सप्लाई का जो पानी आता था, टूटी का जो पानी गांव में नया नया शुरू हुआ, किस किस ने वो पानी बिल्कुल बिना नियंत्रण के फ्री चलते देखा है घंटों? किस किस ने देखा है? सबने देखा, सबको मालूम है। अच्छा, किस किस के गांव में हुआ ऐसा? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। सबके गांव में हुआ। देखो कमाल की बात, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, मतलब कहीं भी चले जाओ, पूरे देश के अंदर हर गांव में पानी की सप्लाई पहुंची। वो सप्लाई जब आती थी, पानी जब आता था, उसी टाइम पे बिजली आती थी। जितनी देर बिजली रहती, टूटी चलती थी, है ना। पूरी मोटी पाइप थी, जिसको पानी की जरूरत थी, वो पानी की टूटी की जरूरत हर गांव को नहीं थी। कुछ गांव थे जहां पानी के पीने के पानी की जरूरतें थी, वहां की बजाय उन्होंने हर गांव को दिया। और लगभग 3 घंटे तो कम से कम सुबह और 3 घंटे शाम को, कम से कम की बात कह रहा हूं मैं, हर गांव में 6 घंटे कम से कम पानी जमीन का निकाला गया। और निकाल के वो पानी कहां गया? नाली में, मतलब वेस्टेज में, जोड़ में। जोड़ में, उसी जोड़ में तो पानी गया वो टूटी का, और उसी जोड़ में जो पानी जा रहा है, जो लैट्रिन के खड्डे का जो पानी बाहर है, लैट्रिन के जो खड्डे हैं उसका भी पानी बाहर ही है ना। तो वो जो लैट्रिन का पानी है वो कहां जा रहा है? उसी जोड़ में। इसका मतलब वो जो साफ पानी था वो जाके लैट्रिन के पानी में मिलके लैट्रिन का पानी हो गया, मतलब उसका कोई इस्तेमाल गांव के लिए नहीं है। वो अगर वहां खड़ा हो रहा है, एक तो मच्छर मक्खी पैदा हो रही है वहां पर, मतलब बीमारियां हो रही हैं, ऊपर से वो जो जोहड़क है वो और ज्यादा खराब हो रहा है रोज। अदरवाइज तो अगर उसमें पानी ना मिले नया तो वो सूख जाएगा एक टाइम पर, और सूखेगा तो दोबारा से रिनोवेट किया जा सकता है।
जोहड़ को, है कि नहीं, अगले साल के लिए यूज के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन उस टूटी के पानी ने उस जोहड़ को ना तो खाली होने दिया, ना सूखने दिया, और वहां गंदगी फैली, हर गांव में गंदगी फैली। अब ये बात किस किस के दिमाग में आई होगी कि नीचे का पानी खराब हो रहा है? उस टाइम पे आई किसी के दिमाग में? आप में से किस किस की आई दिमाग में? मेरे तो छोटा सा था मैं तब भी आती थी दिमाग में। लगभग लोगों के दिमाग में यह बात आई होगी कि पानी वेस्ट हो रहा है। अच्छा, जिम्मेदारी किसकी थी उस पानी को बंद करने की? हमें यह बताया गया कि यह हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पूरी कैसे होगी अगर उस टूटी के ऊपर बंद करने वाला नौ भी नहीं देगी सरकार? तो अरेंज खुद करना पड़ता था, लेकिन किसी भी सरकार के अधिकारी ने उसको बंद करने का नॉब नहीं दिया। और ऐसे नॉब भी आते थे कि जितना जरूरत हो उतना चला लो, छोड़ते ही वो अपने आप बंद हो जाए, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता था। लेकिन वो अरेंजमेंट पूरे देश में सरकार ने कहीं नहीं किया। अब ये क्यों हुआ होगा ऐसा? सोचो, क्यों हुआ होगा ऐसा? अगर आपको मालूम है तो सरकार के पास तो रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों की कोई कमी नहीं है। वो तो आज जो हो रहा है, मौसम में कितनी नमी है, मौसम में कितनी वो आर्द्रता है, कितनी स्पीड से हवा चल रही है, और टेम्परेचर कितना है, उसका हिसाब लगा के वो आपको अगले 10 दिन बाद बारिश होने की संभावना है कि नहीं वो पहले बता देते हैं आपको, है ना। इसका मतलब उनको ये मालूम है कि जमीन में जो अंडरग्राउंड पानी है इस टाइम पे किस लेवल पर है, अगर रोज कितने घंटे चलाया जाए तो कितने दिन में नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, ये भी उनको मालूम है। ठीक है, और वो पानी जब खत्म हो जाएगा तब आपका क्या हाल होगा उनको ये भी मालूम है। पता है आपको, ये मालूम है उनका। साइंस लैब में किस किस ने काम किया है? साइंस की लैब में, केमिस्ट्री लैब में किसी ने काम किया है? मैं आपको साइंस लैब में काम करने का तरीका बताता हूं थोड़ा सा, क्या होता है। किसी केमिकल का असर देखना है किसी दूसरे केमिकल के ऊपर, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लिया जाता है वो केमिकल, 1 बूंद या 2 बूंद लिए जाते हैं, और जब रिएक्शन भी कराया जाता है तो 1-2 बूंदों से ही करवाया जाता है। ऐसे ही होता है ना जी, मिलीलीटर्स में लिया जाता है। फिर देखते हैं इसका रिएक्शन अगर विगरस होता है, नॉर्मल कैसा रहता है, उसके बेसिस पर फिर वो उसके साथ में रखना है कि नहीं रखना है ये तय किया जाता है। इसका मतलब समझे क्या होता है कि नुकसान या फायदा जो भी होना होगा पहले थोड़ा हो जाएगा और उसके बेसिस पर फिर पूरा केमिकल को ट्रीट किया जाएगा। सरकारें, जो ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं मालूम है? दुनिया के हर देश के अंदर, हर आबादी के ऊपर ये रिएक्शन करके देखते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका में भी सेम प्रोजेक्ट चालू होगा, फिर जापान में भी सेम प्रोजेक्ट चालू होगा, अमेरिका में भी होगा, इजराइल में भी होगा। इंडिया में आ जाओगे तो जो पहाड़ी इलाका है वहां भी होगा, फिर इधर मैदानी इलाके में भी होगा, साउथ में भी होगा, केरल में भी होगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगा। ये मैं क्यों बोला कि केरल में उन्होंने क्या किया, केरला के अंदर ईसाईयत को प्रचारित किया खूब, और केरल के अंदर उन्होंने साक्षरता दर को 100% कर दिया। समझना जरा, वहां पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 100%। भाई वहां साक्षरता दर 100% है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉकडाउन रहा केरल में।
समझ गए बात आप? सबसे कम सक्सेसफुल कहां रहा? जहां सबसे कम लोग पढ़े लिखे थे। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ केरला में, परसेंटेज तीसरी डोज तक का, जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। समझे आप बात को? सबसे ज्यादा लैंड को एक्वायर करना आसान हुआ जहां पढ़े लिखे लोग थे। सबसे ज्यादा गुलाम प्रवृत्ति के लोग, सबसे ज्यादा चालान जहां काटे गए और चुपचाप लोगों ने भरे, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। समझ गए? कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे कहां चले? जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तलाक की अर्जियां सबसे ज्यादा कहां आई? जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है? फेमिनिज्म के नाम पर परिवारों को तोड़ा कहां गया सबसे ज्यादा? जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है? फिर जब हम इस तर्क को देंगे तो कम्युनिस्ट लोग क्या तर्क देंगे, मैं आपको उसका वो बताता हूं कि वो ये कहेंगे कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा पता हुआ क्योंकि वो पढ़ी लिखी हो गई, तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, तो ज्यादा केस दर्ज हुए। अदरवाइज तो जहां केस दर्ज नहीं हुए वहां भी हालत यही है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा और आपका ओपिनियन इसमें डिफरेंट हो सकता है। नहीं बात समझ में आई मेरी बात आपको? अब उन्होंने ये देख लिया कि जिस देश के अंदर, ये तब से, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1947 में जब वो इस दुनिया के अंदर अलग अलग देशों को छोड़कर गए, तो उन्होंने ज्यादातर देशों को डेमोक्रेसी नाम की एक लॉलीपॉप पकड़ा दी। जैसे छोटे बच्चे को पकड़ाते हैं, वो अपना चूसता रहता है उसको। डेमोक्रेसी में आज तक आपसे कभी कुछ भी पूछकर निर्णय हुआ हो तो बता दो। आपके गांव के बारे में कोई निर्णय होना है, गांव के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्यों जी? 0। शहर के कितने % लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 0। जब आपसे संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है और आपसे उसके बारे में सलाह मशवरा भी नहीं करना है, तो डेमोक्रेसी कैसे हुई? जब आपकी किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपने आज डीसी को, तहसीलदार को एक चिट्ठी लिख दी है, उस चिट्ठी का तहसीलदार के पास मतलब उसका कुछ असर होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हाँ, ये पक्का अंदाजा है कि कुछ नहीं होगा अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं है, अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अगर आप रिश्वत नहीं दे सकते हो, अगर आप कोई फ़ोन कॉल नहीं करवा सकते हो, अगर आप किसी जनप्रतिनिधि के जानकार नहीं हो, तो आपका कोई काम नहीं होना। क्यों जी? आप एक आम इंसान हो, आपने एक चिट्ठी लिखी, उसका कोई असर तहसीलदार पे नहीं होगा। होना क्या चाहिए कि जब एक आम इंसान गांव का परेशान होकर के तहसीलदार के दफ्तर तक आना पड़े, तो तहसीलदार को सलीके से उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि असल में तो वो मालिक है। जो गांव का आदमी जो वोट कर रहा है वो मालिक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1947 से लेकर आज तक इन लोगों ने दुनिया के हर देश के हालात के अंदर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल जोन्स बनाए, और उस जोन्स में क्या क्या हुआ इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई। यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को फेलोशिप दी, पैसा दिया कि तुम रिसर्च करो इस मुद्दे पर।
उन बच्चों ने रिसर्च किया, उस रिसर्च की फाइंडिंग उनको दी और उसके बेसिस पर उन्होंने अपने अगले नियम कायदे कानून बनाने शुरू कर दिए। वो कायदे कानून आपसे पूछे बिना बनाने थे, बल्कि आप चाहो या ना चाहो उनको वो अमली जामा पहनाना था। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को और ज्यादा बदनाम करना शुरू किया। आप देखोगे हमारे समाज का एक पैटर्न है जीने का, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर, अगर कोई व्यक्ति समाज से हटकर समाज की मान्यताओं के खिलाफ काम करेगा तो हमारे समाज में एक सजा होती थी पंचायत में कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो। उस बंदे को समाज से काट दिया जाता था। अकेले आदमी का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं। तो आदमी समाज में समाहित रहने के लिए गलत काम से बचता रहता था, वो दूरी बनाए रखता था, गलत काम से दूरी बनाए रखता था। इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, पूरी राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना शुरू किया कि जो भी व्यक्ति राजनीति में होगा वो चोर होगा, वो गुंडा होगा, उसमें कोई शर्म लिहाज नहीं होगी, वो दंगे भी करवाएगा, वो समाज को तोड़ने का काम भी करवाएगा, और सारे एक जैसे होंगे। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर क्या पड़ा कि आपने राजनीति से दूरी बना ली। नहीं समझे बात आप मेरी? आपने राजनीति से दूरी बना ली। तो अब जिस व्यक्ति को किसी राजनेता से काम निकलवाना है, वो अगर उसका वर्कर बन के काम कर रहा है तो तक तो ठीक है, उतना ही करेगा, वो अपनी वर्करी करेगा। अदरवाइज एक आम इंसान जिसको कोई लालच नहीं है अपना व्यक्तिगत, वो कभी भी राजनीतिक किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। उल्टा अगर कोई सामाजिक व्यक्ति राजनीति की बात करने लगे तो उसको भी सबसे पहले चोर मानना शुरू कर देना। क्यों जी? अब ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन आपके साथ खेला गया, आपको पता चला? क्योंकि मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि ये आपके साथ खेला गया खेल था, और इसी तरह से आपके साथ खेले गए तमाम खेल थे जिनका आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपनी कंसेंट उनको कब दी। पहले अखबार में एक खबर आएगी, उसके ऊपर एक डिबेट चलेगी, उस डिबेट से आपका मानस तैयार होगा, आपका मानसिक लेवल पे वो ले आएंगे वहां पर जो वो करना चाहते हैं, फिर वो उसके लिए नियम बना देंगे और आपको उसकी कंसेंट देनी पड़ेगी। समझे? जैसे अगला एग्जाम्पल, आमतौर पे हमारी पुरानी मान्यताओं में ये माना जाता रहा है, और ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, आयुर्वेद के अपने अनुभव के हिसाब से कह लो, या जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उनके अनुभव के आधार पर, कि 16 साल की उम्र में कोई भी लड़की पूरी तरह से स्वस्थ होती है, मां बनने के लिए तैयार होती है 16 के बाद। ये बात उन लोगों को पता थी। हमारे समाज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की चीज को एक्सेप्टेंस नहीं है पहले, आज भी नहीं है। अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए, कानूनी तरीके से लीगल है वो, लेकिन अभी भी समाज में एक्सेप्टेड नहीं है।
अब ये समाज में एक्सेप्टेंस कैसे आए? तो पहले आपको एक ऐसे लिखवाया गया क्लासरूम में, सिनेमा वरदान या अभिशाप, या सिनेमा की लाभ या हानियां। और उसकी पहली लाइन एक थी, सिनेमा समाज का आईना होता है। किस किस ने सुनी है ये लाइन? सबने सुनी ना? ठीक है ना? पहली लाइन सिनेमा, बाकी आगे पूरा प्रस्ताव किसी को याद हो या ना हो, लेकिन ये लाइन पक्का याद है सबको कि सिनेमा समाज का आईना होता है। ठीक जी। अब ये पता चल गया कि सिनेमा में जो आता है वो समाज में हो रहा है। आपके घर में बेशक ना हो रहा हो, लेकिन आप ये मानोगे कि ये हो रहा है। उस दौर में जब सिनेमा के अंदर वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट आया, उस टाइम तक कहीं भी किसी भी समाज के अंग में कहीं भी कोई वृद्धाश्रम नाम की चीज नहीं थी। क्यों जी? जिस टाइम अनाथालय का कॉन्सेप्ट फिल्मों में आने लगा, हमारे समाज में एक भी बच्चा अनाथ नहीं होता था। गांव में अगर किसी के मम्मी पापा दोनों गुजर गए तो उसके चाचा ताऊ में उसको माँ बाप का प्यार भी मिलता था, परवरिश मिलती थी, और बाद में उसके हिस्से का जो उसका जमीन जायदाद मिलती है वो भी उसको पूरी मिलती थी। उसके किसी ने कोई हड़पने की कोई कोशिश नहीं थी। क्यों जी? यही काम था कि हमारे समाज में विधवा नाम की भी कोई चीज नहीं थी। मैंने भी देखा वो समाज तो जहां विधवा नहीं होती थी जी घर में। क्यों जी? है ना? अच्छा, आपके परिवार में कभी किसी जमाने में, चाहे पृथ्वीराज के टाइम पर, चाहे फिर मुगलों से पहले चले जाओ 10 पीढ़ी पहले, 50 पीढ़ी पहले, किस तरह का जीवन जिया जाता था, ये बातें आपको कहां से पता चलेंगी? बाप दादाओं से, कहानियों के माध्यम से। ठीक है? आप में से किसी ने भी अपने पूरे परिवार में कहीं भी एक सिंगल जिक्र सुना है सती प्रथा का? क्यों भाई? सती प्रथा का कोई जिक्र सुना आप में से किसी ने अपने परिवारों में कि मारे परिवार में 10 पीढ़ी पहले हमारे दादा ने, मतलब हमारी बुआ जो है वह विधवा हो गई थी, वह सती करनी पड़ी थी, या कोई और औरत करी हो? नहीं ना? पूरे समाज में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। और लेकिन हरामखोरों ने यूपीएससी जैसी जगह पर, दूसरी जगह पर क्वेश्चन डाल डाल के सती प्रथा का अंत किसने किया, सारा को याद है प्रश्न। है कि नहीं? सारे, मतलब यो प्रश्न भी याद है और उत्तर भी याद है सबको। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा समाज तो बहुत गंदा था और इस समाज सुधारक आदमी ने हमारे समाज में से सती प्रथा का अंत किया था। पूरा प्योर फ्रॉड। ठीक। अब सिनेमा के अंदर मैंने बोला अनाथाश्रम शब्द फ्रॉड, वृद्धाश्रम विधवा। विधवा विवाह तो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। क्यों जी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की कोई चीज एक्सेप्टेड हमारे यहां थी नहीं। रेप कल्चर नाम की कोई चीज हमारे यहां थी नहीं। क्यों जी? एक्सेप्टेड नहीं थी। देखो, अपराधी किस्म के लोग हर जात, हर धर्म, हर समाज में मिल जाएंगे, लेकिन उस अपराध को एक्सेप्टेड नजर से देखना बड़ा गलत हो रहता है। एक्सेप्टेड नहीं था, वो मंजूर नहीं था समाज को। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी तो वो इजाजत नहीं थी उसको। पूरे गांव की लड़कियों को अपनी लड़की मानने का कल्चर आज भी है हमारे समाज में। तो दूसरे गांव में चले जाओगे, उन्हें पता लग जाएगा कि भाई दूसरे पाने की, दूसरी जात की कोई लड़की भी अगर है तो उसको भी अपनी बेटी की तरह उसकी मान करके आते हैं अपन लोग, है ना जी। अब ये बात उन लोगों को मालूम थी,
तो आपके समाज को खराब करने के लिए आपकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात डालना, फिर आपके दिमाग में उस चीज की एक्सेप्टेंस लाने के लिए उसको बार बार दिखाना। जितेंद्र की लड़की एकता कपूर को ठेका मिला पूरे समाज के स्ट्रक्चर को खराब करने का। मतलब जो नाटक नहीं देख पाते थे उनको खबरों में दिखाया गया सास भी कभी बहू थी। उसमें यह दिखाया गया कि जो ननद नाम की जो मतलब प्राणी है और जो सास है वो तो षड्यंत्र करने के लिए ही होती हैं घरों के अंदर। जेठानी भी आपस में, जेठानी देवरानी भी। क्यों? उससे हमारी लड़कियों ने 2-3 लाइनें बोलनी शुरू करी। एक तो मैं ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करूंगी, मैं सिंगल फैमिली में शादी करूंगी और शहर में शादी करूंगी। 3-4 भाई होंगे तो उस घर में नहीं करूंगा। कहीं ना ये बातें, सास भी ना हो तो बढ़िया बात है। और फिर गाने चलते हैं बकायदा कि सास होवे ते चंगी होवे, नहीं ते फोटो टंगी होवे, एवं करके। मतलब अब आप ये बताओ, ये जो बात है कि आजकल की लड़कियां तो काम नहीं करना चाहती या आजकल की लड़कियां तो परिवार में नहीं रहना चाहती, ये उस लड़की की बात थी? ये संस्कार उसके माँ बाप ने सिखाए या फिर उसको टेलीविजन ने सिखाए? टेलीविजन ने सिखाया। यानी आपके बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा, ये आपके परिवार कैसा होगा, आपके परिवार का डिजाइन कैसा होगा, ये टेलीविजन ने सिखाना शुरू कर दिया। और ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक जाना शुरू हो गया कि हमें ऐसा जीवन जीना है। मतलब उसी में एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ज्यादा सबसे बुरा हाल एकता कपूर के नाटकों में आना शुरू हुआ, जिसमें यह स्मृति ईरानी जो थी या बड़ी कल्प्रिट थी या तुलसी बनकर आई थी, जिसने सिखाया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे कैसे करने होते हैं, है ना। मतलब किसी का डीएनए कैसे, किसके कहीं पे क्या पता नहीं कौन किसके, मतलब ऐसे पूरे परिवार के कल्चर पे पोंछा मारने का काम इसने किया। और जहां कोई नाटक नहीं देख पाता था उसको फिर खबरों में, मतलब सुबह से लेकर रात तक एडवर्टाइजमेंट आती होती थी। क्यों जी? और फिर हम फिल्मों में आना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर फिल्मों के कुछ डायलॉग्स जिसमें शहर के कल्चर को बढ़ावा देना, धोती कुर्ता को बुरा कहना, अनपढ़ आदमी को तिरस्कृत नजरों से देखना। भाई आप अपने बच्चे को पढ़ने लिखने की जबरदस्ती क्यों करोगे? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बच्चा समाज में सम्मानित रहे। और उन्होंने सम्मानित ऐसे लोगों को किया जो कागज की डिग्री जिसके पास हो, जीवन की नहीं। जीवन की है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दूसरी क्लास के बच्चे को या नर्सरी के बच्चे को भी अगर मैं कहता हूं एलकेजी यूकेजी तो, और दूसरी तीसरी तो बड़ी क्लास हो जाएगी, 2 फोटोग्राफ दिखा दो उनको पेपर के ऊपर। एक फोटोग्राफ में उसका पिताजी हो जो उसका पुश्तैनी काम करता है, वो करने वाला, कुछ भी करने वाला, किसान है, टेलर है, दुकानदार है, बिजनेस दूसरा करता है। और दूसरी फोटोग्राफ में कोई तड़ी पार कोट पैंट पहन के खड़ा हो। तड़ी पार तो समझते हैं ना? अब दोनों में से अगर उस बच्चे से पूछा जाएगा जेंटलमैन कौन होगा, तो बच्चा किसकी तरफ इशारा करेगा? मतलब वो ये नहीं, अपने माँ बाप को कोई बच्चा भी जेंटलमैन कभी नहीं कहा आज तक, मैंने देखा नहीं। क्योंकि मैं तो बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मतलब साइकोलॉजिकली हमारा बच्चा कोट पैंट को जेंटलमैन बोल रहा है, कोट पैंट पहने हुए व्यक्ति को। मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट कपड़े हैं। ये कैसे अपने आप साइकोलॉजिकल हुए भाई?
मतलब ये अपने आप बिहेवियर में कैसे चेंज हुआ ये? मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आपके बैठने का तरीका, खाने का तरीका, हगने का तरीका, पेशाब करने का तरीका, समझे, खेत में काम करने का, जीवन जीने का, अपने रिश्तों को निभाने का, अपने बच्चों की परवरिश करने का, अपने समाज में रहने का, लेन देन का, ये सारा का सारा व्यवहार इन लोगों ने इसी तरीके से मैनिपुलेट किया है। इसीलिए वो लोग जिनके पुरखे ये कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे जाएं, अपनी हैसियत से ज्यादा कोई चीज खरीदी ना जाए, दिखाने के लिए कोई चीज ना खरीदी जाए, जो चीज आप नगद नहीं खरीद सकते वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये कल्चर था ना हमारा, ये हमारे बाप दादाओं की कथनियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उनके बच्चे आज 100% कर्जदार बैठे हुए हैं, और आपकी खिलाफत करने वाले लोग, जनता सरकार मोर्चा की बातों के और उसके मिशन की खिलाफत करने वाले लोग मुंह फट करके 2 रुपए एक कमेंट का मिलता है उनको बीजेपी कार्यालय से, एक ट्वीट का और एक कमेंट का। उस 2 रुपए में वो क्या लिखते हैं नीचे कि कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था, फिर तो कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था। और अगर सलीके की बात की जाए, अगर तरीके से बात की जाए, जब आप परसों तक जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक होना ही नहीं चाहिए था हमारे देश के अंदर, बैंकिंग ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बैंकिंग का पर्पस ही आपको लूटना था। और जिस पर्पस से आपकी पढ़ाई का पर्पस आपको लूटना और आपको तोड़ना है, जो पढ़ाई आपके बच्चों को पढ़ाई जा रही है, टेलीविजन का पर्पस आपको लूटना है, पॉलिटिक्स का पर्पस आपकी जमीनों को छीनना है पॉलिटिक्स के माध्यम से, आपके तहसीलदार, पटवारी, डीसी, कलेक्टर, ये सब लोग आपके लिए काम करने के लिए नहीं लाए गए हैं, ये उनके लिए काम करने के लिए लाए गए हैं। गांव में जब तक धोती वाले, पगड़ी वाले अनपढ़ लोगों के हाथ में कमान रही, किसी पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं थी गांव में बिना पंचायत से पूछे घुस जाए, किसी की भी औकात नहीं थी ये। जब पगड़ी वालों से कमान हम खाली सिर वालों के पास गई, अनपढ़ आदमी से कमान जब पढ़े लिखे सरपंचों के पास गई, तो आज पढ़े लिखे सरपंचों ने सारे गांव की जमीन पंचायत से हटा करके सरकार के नाम ट्रांसफर कर दी, क्योंकि सरकार का आदेश आया हुआ था। समझ गए ना भाई? जैसे मुझे कोई कहता है सरकार का अधिकारी कि आओ तुमको ये इंजेक्शन लगाते हैं, मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, और उधर से वो कह दे कि ये डीसी का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो सरकार का ऑर्डर देखूंगा और मुझे बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको बस में नहीं जाने देंगे, मंडी में नहीं जाने देंगे, दुकान नहीं खोल पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, टिकट नहीं मिलेगी, कोई रेल में, बस में, जहाज में नहीं चढ़ने देंगे। तो मैं देखा है तो इतने सारी बातें लिख रखी है भाई, लिखी हुई बात तो अब के झूठ होगी। तो पढ़ा लिखा आदमी तो फटाक से लगवा लेगा, और अनपढ़ आदमी ने कहेगा ये जो लठ दिखा है तेरा, बड़ा हूं तने डीसी नहीं। इसीलिए आपको पढ़ा लिखाना बड़ा जरूरी था। पढ़ लिख के आपका बच्चा बनेगा क्या? कम से कम इंसान तो रहेगा नहीं, ये तो पक्का है। सोचो, आप में से जिसके बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आते हैं, मुझे पूरा यकीन है उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। जिसके भी बच्चे के आते हैं, मतलब ये अंडरस्टूड है,
ना तो उसके पास समाज में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए समय है, ना वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है, ना वो ढंग से बात करनी आती है उसको, बदतमीजी से वैसे बोलता है, ना उसे खाने की अकल है, ना उसे पहनने की अकल है, ना रिश्तेदारियां निभाने की अकल है, ना जीवन के प्रति वो सचेत है, ना अपनी हेल्थ के प्रति सचेत है, ना समाज के प्रति, ना देश के प्रति, ना देश प्रेम की कोई भावना। उसमें सिर्फ नंबर बढ़िया है बस उसके, और उन नंबरों के बेसिस पर कामयाबी की गारंटी कितनी है? 0.01% के आसपास। वो आसपास मतलब थोड़ी हो जाए, कब तक किसी बुला बिसरा किसी न किसी का तो हो ही जाएगा कामयाब। क्यों जी? यानी कि 99.9% बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आपके बच्चे को आने वाले टाइम में सरकारें डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ धकाने को चले, जब वो कह दे कि सरकार ने आदेश पारित कर दिया है, अब आपकी जमीनों पर आपका अधिकार नहीं है, तो बच्चा मान ले क्योंकि सरकार का ऑर्डर है। क्योंकि आपने भी तो उसको यही सिखाया, ओए आगे पुलिस वाले आगे चालान काट देंगे। हमने भी तो यही सिखाया ना कि पुलिस वाले से डरना होता है। हम सब ने अपने बच्चों को यही सिखाया ना कि पुलिस वाले से डरना है। क्यों जी? अब ये ओवर द टाइम में मैं ये इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं, आपने जब पूरा आप जनता सरकार मोर्चा के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा एक ही मकसद है, जो हमारी टैगलाइन है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जनता सरकार है, मैं सरकार हूं। मेरे अंदर वो फीलिंग कहां से आएगी जब मुझे पता ही नहीं कि मैं सरकार हूं? ये तो केवल तब आ सकती है अगर मुझे ट्रेनिंग दी गई हो, मुझे बताया गया हो कि मैं सरकार कैसे हूं। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। जिस आदमी ने लिखित लड़ाई लड़ी, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए निकला, सरकार ने 1 मिनट से पहले उसको यह कह दिया कि तेरे को माफ हो जाएगा। जैसे अभी अमरिंदर ने कहा था, भाई वापस तो तोड़ ही दिया करें टोल, ठीक है। अब उसको देख लिया कि यार वो बेशरम आदमी है, इससे क्यों पंगे लेने, रहने दो, इसने जान दे, इसने एक न जान दे, इस गल ज्यादा पंगे करेंगे ये और मीडिया में आवेगा और 4 लोगों का डेट खुलेगा, उनका हिम्मत बढ़ेगी, तो छेड़ते नहीं इसको। ये आप नए मीटर लगे, अभी लोगों के पुराने मीटर उतार के नए मीटर लगा दिए। हमारे सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, सिर्फ बिजली विभाग को चिट्ठी लिखी, सिर्फ इतना लिखा उस चिट्ठी के अंदर कि जी हमारा पहले वाला मीटर ठीक काम कर रहा था, जब आपने वो उतारा तो नए मीटर के पैसे मुझसे क्यों लिए गए जब मेरा मीटर ठीक था? ठीक है। और ये चार्जेस किसके हैं मुझे एक्सप्लेन किया जाए, जो नए चार्जेस हैं। और जो नया मीटर है उसका जो बिल ज्यादा आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो बिजली विभाग ने, एसडीओ ने चुपचाप यूं कह दिया, मास्टर जी आपका मसला है, आपके पैसे अगले बिल में एडजस्ट होके आ जाएंगे, जो पीछे एवरेज आ रही थी उससे फालतू जैसे ही आएगा आप लिख के दे देना, आपके पैसे एडजस्ट कर दिया करेंगे। आप और बताओ क्या समस्या है? वो बोलना नहीं है बस, बाकी दुनिया को नहीं बताना कि मीटर के पैसे जो है वो हम आपको वापस दे रहे हैं अगले बिल में एडजस्ट करके, क्योंकि उस बिल में तो भरवा लिए ना, उससे अगले में एडजस्ट करके दिए, तो कोई बता ही नहीं सकता कि हमने पैसे उल्टे ले लिए। समझ के बात आप? अब ये बात आपको अकेले अकेले बतानी पड़ेगी, अकेले अकेले आपको लड़ना पड़ेगा। और आप मतलब कुछ लोगों के पास तो समय ही नहीं है,
क्योंकि कोरोना में आपका धंधा चौपट ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, तो अब आपको रोज़ जो है ब्रेड बटर अर्न करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह लगना पड़ता है। तो आपके पास समय इतना है नहीं कि आप फालतू छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहस करो खाम खाई। अपनी लड़ाई लड़ने का टाइम नहीं, दूसरों की तो लड़ाई लड़ने का, पर फालतू फुर्सत किसके पास है? क्यों जी? कौन रोज रोज आवे? ये तो रोज ताले तोड़ कर बैठ जाए जैसे हमारे, तो कदे किसी के घर खड़े पावे, कदे किसी के पावे। ये तो विल ले, ये तो सोचा ही ना, तो कोई ना कोई फंडिंग मिलती होगी इनको पक्का भाई, नहीं तो कौन काम छोड़ के जावा बड़ा है? क्यों जी? तो फिर आपको ये कहा जाएगा सरकार से पंगा नहीं लेना, सरकार बड़ी चीज होती है। और कोई नहीं बतावा सरकार को ताकत किसने दी? सरकार के पास जो ताकत है वो कहां से आई? वो हमारी ताकत है। जैसे ही हम अपनी ताकत वापस लेंगे सरकार कमजोर पड़ जाएगी। हुआ नहीं कि नहीं भाई? खेती के 3 कानून लागू हुए, लोगों ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानते, क्योंकि इस बात को समझना बड़ा जरूरी है आप सबके लिए भैया, आप सबके लिए बड़ा समझना जरूरी है। देश में लागू होने वाला कोई भी कानून केवल तभी लागू हो सकता है जब आप इजाजत देंगे, केवल तभी। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम यहां मान लो 201 लोग इकट्ठे हो गए इस हॉल में, और अब हमें 3 दिन के लिए यहां एक साथ मिलकर के एक इवेंट करना है, ये ट्रेनिंग वाला इवेंट, ठीक है? समझ रहे बात आप मेरी? अब हम यहां बैठकर कुछ नियम बना लेते हैं, आपस में 3 दिन ठीक ठाक रहने के लिए नियम बना लेते हैं। क्या? कि भाई अगर जय आपा जाएंगे बाहर बाथरूम वगैरह जाना है तो कोई किसी दूसरे की चप्पल पहन के नहीं जाएगा। इस नियम में कोई बुराई है? अपने को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे मान लोगे इस बात को। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपकी मौन सहमति मान ली जाएगी। एक नियम और बना ले भाई, रोटियां का टाइम 8 बजे का है, और 8 बजे जिसने ज्यादा भूख लग रही हो और रोटियां में लेट हो जाए तो साथ वाले की एक आंगली खा सके आप, मान लोगे इसने? तो ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा भाई, ये गलत बात है। लेकिन मान लो मैं चुपचाप बनाई दूं इसने नियम ने यहां बैठ करके, फिर जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये नियम नियम है। लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, अगर वो नियम को मानने से मना करता है तो उसके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। आज आप सड़क के ऊपर खड़े हो जाओ, हम साथ चलते हैं, सारे जने मोटरसाइकिल लेके जाएंगे और हम कहेंगे हम तुम्हारा हेलमेट वाला कानून नहीं मानते, आगे पुलिस वाले कितने ही खड़े रहो, चलान नहीं होगा आपका हेलमेट के बिना, नहीं होगा ना, अगर आप ज्यादा संख्या में हैं तो। लेकिन आप अकेले निकलेंगे तो बैठे मिलेंगे, छोटी गाड़ी देखेंगे, वो गाड़ी देखते हैं, बड़ी गाड़ी हो ना जिसके पास, उसको कभी नहीं रुकवाता हो ठुल्ला, है ना? वो देखेंगे गरीब आदमी की गाड़ी है, इसने रुकवा लो, साहब 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 करता रहो है। और उसको अमीर आदमी को मालूम है इसकी औकात कितनी है, उसके पॉकेट से निकाल के उसके मुंह पे मारता है कि तेरी इतनी सी औकात है, बस फालतू बात नहीं करता उससे, तो काट दे चलान जो तूने करना, उसने कौन सा भुगतना, जाके कोई ना कोई भुगत का क्या 1000 2000 5-7 हजार में उसको क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन ज्यादा तो जी हजूरी अपन ही करते हैं ना, दे साहब हम तो जी थोड़ा काम आए थे जी, देख लो जी, कर लो जी, देख लो जी, कर लो जी, छोटा बना दियो जी। और ये बात उनको मालूम है, इसलिए वो ऐसे आदमी को ही पकड़ते हैं, वो दूर से देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, इसका हैंडल थोड़ा काम पे है, यूं पकड़ा गया, ठीक है, इन्हें थोड़े ब्रेक मारे थे,
जो बिल्कुल ऐसे रहेगा उसको बिल्कुल नहीं टोकते, वो कॉन्फिडेंस देख करके बात करते हैं वो। और आपके ऊपर लगातार दबाव बनाया जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी लड़की के लिए इन्होंने कानून बनाया। जो बात मैं वहीं से उठा रहा हूं जहां से मैंने बीच में से कहीं और ले गया था, कि 16 साल की उम्र का मैंने बताया आपको, 18 साल इन्होंने उम्र कर दी और हमने उसको मान लिया कि 18 साल की उम्र से पहले अगर माँ बाप शादी करेंगे तो माँ बाप के ऊपर मुकदमे करने उन्होंने चालू कर दिए। और समाज में हुए भी बहुत से माँ बाप के ऊपर, जिसमें खुद लड़कियों ने ही अपने पेरेंट्स के ऊपर लगाया कि मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। चलिए, हो गया। लेकिन जब 18 से 21 साल की उम्र की, क्या आप लोगों से पूछा क्या? और आप में से किसी ने भी लिखित में विरोध दर्ज कराया? और उनको पता था कि ये विरोध दर्ज कराने का काम कौन कर सकता है? पंचायती सिस्टम। पंचायती सिस्टम में कौन? हमारी खाप पंचायतें। तो खाप पंचायतों की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए बकायदा ऑनर किलिंग नाम के सब्जेक्ट को उठाया इन्होंने आते ही सरकार ने, 2014 में आते ही, याद है? 14 में आते ही सबसे पहले इन्होंने ऑनर किलिंग को उठाया था, ताकि सारी दुनिया की मीडिया में, स्पेशली जो नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उसके दिमाग में एक बात चली जाए कि खाप पंचायतें अच्छी चीज नहीं होती। समझ रहे हैं इवेंट को? सीरीज ऑफ इवेंट को समझिएगा कि पहले खाप पंचायत, जैसे मैं आपको इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देता हूं। मैं बाहर कुछ गलत काम कर रहा था, मान लो मैं चोरी ही कर रहा था, ठीक है, और मेरे को इसने भाई ने देख लिया चोरी करते हुए कि अच्छा बलहारा बेटे तेरी असलियत बताऊंगा अब अंदर जाके, हैं? अब मेरे को खतरा हो गया कि ये सारे लोगों को बता देगा और भाई पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बाय चांस आप लोगों से रूबरू हो गया इससे आने से पहले, भाई के आने से पहले, और मैंने कह दिया मगर यो भाई मिला था, मैंने नुको था तना बदनाम करूंगा, भीतर जा गए नुकूंगा ये चोरी करे था। मैं पहले ही इसकी क्रेडिबिलिटी को अगर खत्म कर देता हूं, फिर ये आपको कुछ भी बताता रहे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यानी जो पहले क्रेडिबिलिटी को खत्म करेगा वो प्लस में रहेगा। समझ गए आप? तो इन्होंने खाप पंचायतों की क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले खत्म किया। दूसरे नंबर पे लड़ने वाली कौम थी जाट और सिख। सिखों के ऊपर खालिस्तानी मूवमेंट और जाटों के ऊपर जाट आंदोलन। दूसरे नंबर पे क्रेडिबिलिटी खत्म की उनकी। नहीं समझे? ताकि जब ये लड़ने लगे तो जो एक बड़ी आवाम है उसके दिमाग में पहले से ही इनकी खिलाफत के बीज बो दिए जाएं। क्लैरिटी आई कि नहीं आई पॉइंट को? अब इसी तरीके से 21 साल आपकी लड़की की शादी की उम्र कर दी। बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे मिल गए मुझे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में पढ़े हुए, कुछ और उधर वाले। आपको क्या लगता है 21 साल ठीक नहीं है उम्र? मैंने कहा देखो बात यह है जिस बच्ची ने उम्र में शादी करनी 25 की में 25 की में करो, जिसने करनी 35 की में करो, पर जिसके माँ बाप को पता है कि मेरी बच्ची की शादी की सबसे सही उम्र क्या है, उसको तो उसके हिसाब से करने की इजाजत होनी चाहिए। उसको तो वो कहे कि तुम कानूनी उम्र वही रखो, तुम मोटिवेट करो बच्चियों को, तुम समझाओ बच्चियों को, उसके लिए आप प्रोग्रेसिव नहीं है वो ऐसा बोलेंगे
लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आपकी बच्ची 16 साल की उम्र से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है उसी कानून के तहत? मतलब वो रखैल बन के तो 16 साल की उम्र में रह सकती है, किसी के साथ होटल में जा सकती है, ओयो के कमरों में जा सकती है, लेकिन वो शादी 21 से पहले नहीं कर सकती। इसका इंपैक्ट देखा आपने पूरे समाज पे क्या पड़ेगा, है ना? और हम बिल्कुल चुप हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। आपका नेता आपको नहीं बताएगा, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो वो भी नहीं बताएगी, वो इस मुद्दे को उठने ही नहीं देगी, आप जिस मर्जी को सपोर्ट करते हो। कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई समाज सुधारक, कोई एनजीओ, कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी, क्योंकि ये मुद्दा वहां से चलता है ऊपर से, क्योंकि आपका फैमिली कल्चर खत्म करना है उनको, आपका सोशल स्ट्रक्चर खत्म करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जन्म से लेकर मरने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका जीने का तरीका बदला गया है, योजनाबद्ध तरीके से बदला गया है। और आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है यदि आप अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो कि आप ओरिजिनलिटी की तरफ आओ। कई बार कुछ बातें आपको ऐसा लगेंगी कि ये तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता बात पुराने जमाने की है या नए जमाने की है, पर भैया लैटरिंग करने का जो तरीका मेरी आंत सबसे बढ़िया साफ करेगा, मुझे वैसे ही करनी चाहिए ना। इसमें नया पुराना अनपढ़ और पढ़े लिखे का क्या रोल है? क्यों जी? जिस जगह जिस तरीके से जीने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो तरीका अगर पढ़े लिखे लोगों का है और अनपढ़ लोगों के तरीके से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, तो अनपढ़ बढ़िया है जी। मेरे गांव में मुझे अगर रोजगार के साधन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं और उसमें मेरे को आमदनी जो नेट जो प्रॉफिट है वो 0 होना है, और फिर गुड़गांव में जाकर मुझे सैलरी 60,000 मिलनी है और मैं उल्टा कर्जदार होता हूं, गुड़गांव में रह करके महीने में माइनस में जाता हूं, घर से ही लेके जाने पड़ते हैं, तो गांव में रह के 0 रहने में फायदा है ना, गुड़गांव में रह के माइनस में जाने से? तो गांव में रह के 0 ज्यादा बढ़िया है या गुड़गांव में जाके माइनस? मतलब परिवार से दूर वो अलग, जड़ों से दूर वो अलग, माइनस में जाना वो अलग, डिप्रेशन वो अलग, ऊपर से बीमारियों का घर अलग, पर मतलब जहरीली हवा में रहना वो अलग। क्यों जी? अब ये भवन बनाए हमने, सबने पूरे गांव के अंदर पूरा मतलब पूरा तामझाम चला हुआ है, हर किसी को अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठियां दिखाने का शौक है। सीमेंट की सबसे मजबूत मियाद, जो सबसे मतलब मजबूत सीमेंट कितने दिन के बाद होती है मालूम है आपको? कितने? जो सिविल इंजीनियर हैं उनको मालूम है 28वां दिन जो है वो सीमेंट का सबसे मजबूत दिन होता है। जिस दिन आपकी दीवार बनी, जिस दिन आपका मकान बना, उसके 28वें दिन वो सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी अब उसके बाद वो डिके होनी स्टार्ट होएगी, उसके बाद वो कमजोर होनी स्टार्ट होएगी। वो गिरने में वो 20 साल लगा ले कि 30 लगा ले कि 40 लगा ले। तो जितने ये सीमेंट के पुल बन रहे हैं, जितने ये बड़े बड़े हाईवेज के ऊपर बनाए जा रहे हैं, मेट्रो के जो पुल बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब इन सरकारों को मालूम है कि ये 20 से 30 साल में गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों जी? जैसे मैंने आपको पहले बताया है
कि आपके पानी की कमी को लाया गया है, आपके अंडरग्राउंड वाटर को खराब किया गया है योजनाबद्ध तरीके से, ताकि किसी भी गांव के पास अपना नलका ना रहे, वो हाथ से पानी निकालने की कैपेसिटी में ना रहें, समर्सिबल से ही निकले, और समर्सिबल के लिए बिजली के ऊपर निर्भर रहना पड़े, और बिजली इन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो। इसका मतलब आपके गांव में अगर पानी नहीं तो आपका सर्वाइवल नहीं। यानी सिर्फ पानी बंद करने से आपको बंदर की तरह नचाया जा सकता है, ये उनको तब पता था। समझे? यानी कि कितनी लंबी प्लानिंग रची इन्होंने कि इनका अनाज हमारे काबू में आ जाए, इनका पानी हमारे काबू में आ जाए, तो इन लोगों को रगड़ना कितना आसान है। और टेस्टिंग किया इन्होंने 2 साल पहले। आपकी रोजी रोटी को कंट्रोल कर लो, फिर चाहे आपके शरीर में कितने ही केमिकल डालो, 2 लो आओ डोज, चाहे 6 महीने में लाओ, चाहे तीसरे में लाओ, ठीक है लुआ लेंगे और क्या करना भी, रोटी तो खुआनी है, बालक तो पालने हैं। यही हमने आर्गुमेंट दिए थे ना कि हमको तो बच्चे पालने हैं। अब आप केवल इतना सोच करके चलिए कि आज से 30 साल बाद आपके बच्चों का भविष्य कैसा देख रहे हो आप। अगर आपका बच्चा जो अभी कर रहा है अगर यही करता रहता है तो उसको किस तरह का रोजगार मिलेगा, उस रोजगार में उसका सर्वाइवल कैसा रहेगा। यानी अगर वो कंप्यूटर के आगे बैठा रहे और उसकी आंखें जो हैं वो खराब हो जाएं, ऊपर से उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब हो जाए कुर्सी पे बैठे बैठे, खेलने के लिए उसके पास जगह ही ना हो कहीं पर भी, क्यों जी, तो आप कैसा जीवन उसके लिए इमेजिन कर रहे हो। और वो पढ़ा लिखा जीवन जो है, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ लिख करके बहुत सारी नौकरियां करी हैं, वो अब किस पोजीशन पर हैं। एक बार देख तो लो समाज की तरफ भाई। टेक्नोलॉजी आ गई थी, टेक्नोलॉजी ने एक वो बड़ा हथियार दिया हमारे हाथ में, ये मोबाइल दिया फॉर एग्जाम्पल। ये मोबाइल आपके कितने ऐसे काम करता है जिसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे। ऐसे कितने काम करता है ये, जिसके बिना आप जी नहीं पाओगे। ऐसे कितने काम करता है ये, बताइए, एक एग्जांपल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं साहब कि क्या वो गेम के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। सवाल को समझिए, मतलब सवाल ये है कि आपका ऐसा कौन सा काम करता है ये मोबाइल जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा कोई काम नहीं करता। ऐसा कोई काम करता है जिसका अल्टरनेट आपको करना नहीं आता। भाई जैसे मान लो एक रास्ता है कि आप यहां तक पहुंचने के लिए मोबाइल में लोकेशन लगाओ, एक तो ये रास्ता है। जैसे हमने आज कहा कि मोबाइल में लोकेशन मंगवा ले, मखाना लोकेशन नहीं मंगवाते, पूछ के जाएंगे, क्योंकि पूछेंगे तो हम रुकेंगे तो 2 लोगों से बात करेंगे तो उनके लहजा पता चलेगा लोगों का, 4 लोगों का। तो हमने ये प्लान किया कि हम पूछ के जाएंगे, तो लोकेशन का काम भी कर सकता है, पैसे के ट्रांजैक्शन का काम भी आप कर सकते हैं बिना मोबाइल के, बातचीत करने का काम भी आप कर सकते हैं। भाई मोबाइल ने ये कहा कि मोबाइल आपको दुनिया से टच में रखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोबाइल आया है तब से हम एक दूसरे से टूट गए हैं। यानी मोबाइल ने आपको असलियत में
बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। भाई आपका समय बचाया, मान लो, उस बचे हुए समय का आपने क्या किया? मोबाइल ने जो आपका समय बचाया, उस बचे हुए समय में आपने मोबाइल ही देखा। हाँ। और अच्छा एक बात बताओ, एक डायलॉग मैं आधा बोलूंगा, उस डायलॉग को आप पूरा करना। खाली दिमाग शैतान का घर। ये लाइन किस किस को पता थी बचपन से? अच्छा ये बात उनको नहीं पता थी जिन्होंने मोबाइल इजाद किया और आपका टाइम बचाया? क्या ये उनको नहीं पता थी? भाई साहब ये बात हमारे पुरखों को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने सुबह से लेके रात तक का आपका काम करने का तरीका इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि आपके पास पूरे दिन में खाली समय बचे ही नहीं, और जो खाली समय बचे उसमें आप फिजिकल ही कुछ ना कुछ कर रहे हों, क्योंकि उनको पता था खाली दिमाग शैतान का घर। ये कहने की स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये बात आपको लेवल 3 की ट्रेनिंग में जाके पता चलेगी। इस पूरे षड्यंत्र को अमली जामा पहनाने वाले लोग असल में शैतान के ही पुजारी हैं। वो असल में ही शैतान के पुजारी हैं, शैतान को ही सबसे बड़ा मानते हैं। ईसाइयत के अंदर जिसको लूसीफर कहा गया, वो लूसीफर को मानने वाले लोग हैं, मौत के देवता को मानने वाले लोग। और वो ये बात उनको मालूम है, आदमी के दिमाग को खाली कर दो, उसको सोचने समझने लायक मत छोड़ो, वो खाली बैठा ये सोचता रहे कि मैं क्या करूं, और उसे आसान काम करने की आदत पड़ जाए, आसानी से पैसा कमाना, आसानी से रिश्ता कमाना, आसानी से काम हो जाना, उसके बाद उसको आप सीधे रास्ते पर कभी लगा नहीं पाओगे। जैसे आपको रील भी 30 सेकंड की ही मिलेगी, 1 मिनट तक की मिलेगी, क्योंकि जितना कम समय आप एक चीज के ऊपर लगाओगे उतना ही आपका दिमाग खाली रहेगा। किसी चीज पर समय लगाओगे तो दिमाग के अंदर कोई नई चीज आएगी ना। हमने 3 दिन जब डिजाइन किया इस ट्रेनिंग का, जो समय 3 दिन डिजाइन किया, तो सबसे पहले हमारे साथियों ने हमको कहा 3 दिन कौन आएगा, 3 दिन कौन बैठेगा, किसके पास इतना समय है? हमने एक ही बात कही थी उस टाइम पे, मेरा ये वक्तव्य था, मैंने कहा देखो जिसके पास 3 दिन भी नहीं है ना समाज के लिए सोचने के और विचार विमर्श करने के, वो आदमी हमारे काम का ही नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म जिनकी मेमोरी है, थोड़े टाइम में जिनको सब कुछ समाधान भी चाहिए, समस्या भी चाहिए, समाधान भी चाहिए, वो इस लड़ाई को लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 50 साल इंतजार किया है आपके बर्बाद होने का भैया। उकड़ू बैठ के लेटरिंग करने से कुर्सी वाली चीज पे लेटरिंग करने 50 साल लग गए आपको आने में, हैं? मतलब बॉडी खत्म हो गई अब आपकी 24 घंटे। परिवार छोड़ो, पूरे गांव में एक भी बीमार आदमी नहीं होता था भाई साहब। उस टाइम से घर में एक भी आदमी ठीक ना हो, इस हालत तक आने में 50 साल लगे आपको। अब आपके घर में एक भी आदमी ठीक नहीं है। पैदा होने वाला बच्चा भी डॉक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट है, बेड रेस्ट पहले है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो इन लोगों ने बनाया है, ये स्ट्रक्चर आपको आधे घंटे में 1 घंटे में समझ आ जाएगा क्या? अभी तो मैं कहीं कहीं से उठा करके बातें
आपके बीच में डाल रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग के अंदर सोच डेवलप कर सको कि यार इसका फिर सही इलाज क्या है। अब अगर आज आप ठीक करने चलोगे अपने पूरे परिवार के डीएनए को, डीएनए बदला जा रहा है आपका, मैं आपको बता रहा हूं डीएनए बदला जा रहा है आपका, डीएनए। अब ये लड़ाई आपको ये बताने की है कि आपका डीएनए बचाने की लड़ाई है। डीएनए कहां बदला जा रहा है आपका? आपकी गर्भ से स्टार्ट कर देते हैं, ये बच्चे के गर्भ से, गर्भ में ऐसी दवाइयां देने शुरू कर देते हैं कि मां नंब पड़ी रहती है, उसको मतलब बुद्धि खत्म। जिस मां की बुद्धि नहीं है उसके बच्चे में मतलब क्या जाएगा फिर, कैसा अभिमन्यु पैदा होगा, इसे चक्कर भी तोड़ेगा फिर वो। उसकी मम्मी पूरा दिन चक्करी में रहती है, उसको सेंस ही नहीं रहेगी वो। कभी देखना आप जो जो दवाइयां दी जाती हैं, मतलब आयरन की कह करके, कैल्शियम की कह करके, उनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद पैदा होते ही सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप में से ऑटिज्म किस किस ने सुना है? ऑटिज्म, ऑटिज्म के बारे में सुना ना? अच्छा, समाज में ना एक खास किस्म की प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये आप जब एजुकेशन वाली जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें काफी सारे मटेरियल मिलेगा आपको। उसमें एक कैटेगरी आती है जहां बच्चों का जन्म ही सिस्टम की खिलाफत करने के लिए होता है। जब हम इसमें पूरी रिसर्च में जब हम जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चे ऐसे समाज में पैदा किए जाते हैं जो समाज को हर 10 साल 5 साल में कुछ नया देने के लिए बने होते हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट की खिलाफत के लिए ही पैदा हुए होते हैं। यानी आज जो हमने नियम बनाए वो उससे लड़ेंगे ही पहले दिन से ही। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो बच्चे बने ही सिस्टम की खिलाफत करने के लिए हैं, अगर उन बच्चों को पैदा होते ही सुई ठोक दी जाए कोई भी अचानक से दिमाग, तो ऑटिज्म के चांसेस होते हैं उनको। जितने ऑटिज्म के केस मैंने आज तक देखे हैं, जितने भी केस देखे हैं, जो बच्चे मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए, मैंने वो देखा, वो सारे के सारे ऑटिज्म के केस वो थे कि अगर इस बच्चे को ऑटिज्म ना होता तो ये विद्रोही होता। समझ गए बात आप? यानी उसके दिमाग का स्ट्रक्चर बना तो था सिस्टम की खिलाफत करने के लिए, कर दिया उसको बीमार। अब ये बात उन लोगों को पता थी। आपको कितना रिसर्च बताया जाता है? आपको रिसर्च कितनी बताई जाती है? एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर तक, आप सोचो जरा, आपका बच्चा 12वीं तक पढ़ा है मेडिकल साइंस, उसको कुछ भी पता है 12वीं मेडिकल से पढ़ने वाले बच्चे को? और एमबीबीएस में क्या पढ़ाया जाता है उसको? वही सिलेबस जो WHO देता है। और WHO किसने बनाया? WHO किसने बनाया? रॉकफेलर ने। और रॉकफेलर मतलब WHO किसने बनाया? फ्लेक्सनर कमीशन की रिपोर्ट पर यूनाइटेड नेशंस ने। फ्लेक्सनर कमीशन का अध्यक्ष था अब्राहम फ्लेक्सनर। अब्राहम फ्लेक्सनर की फंडिंग करी रॉकफेलर ने। रॉकफेलर कौन है? जिस फैमिली ने 1970 के दशक में भारत की सरकार को हरित क्रांति के नाम पे हाइब्रिड बीज और पेस्टिसाइड दिए, वही रॉकफेलर। उसी रॉकफेलर के पास इराक ईरान के 70% से ज्यादा तेल के कुओं पे कब्जा है। समझ गए? अब खेल समझो। तेल के कुओं पे उसका कब्जा है। सारी दुनिया की केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री,
पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बीज कंपनियां उसके पास हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की सफाई के बाद डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन ऑयल, कोल तार और वो मतलब सारा बरोजा बरूजा सब निकल के आखिर में जो बचता है उसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस एपीआई से पेस्टिसाइड और यूरिया बनता है और ड्रग्स बनती हैं, जिनको ये लोग ड्रग्स बोलते हैं। हम दवाइयां बोलते हैं, ये ड्रग्स बोलते हैं हमको। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उन सब का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी कि सवेरे मोटरसाइकिल के किक मारो या गाड़ी में सेल्फ मारो, आपका पैसा किसको जाता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। फिर खेत में ट्रैक्टर चलाओगे, बीज गिरोगे तो रॉकफेलर को, पेस्टिसाइड गिरोगे, यूरिया गिरोगे तो रॉकफेलर को। वो सारी फसल जब कबाड़, उस फसल में जहर डालने के बाद जो पैदावार होगी उसको खाने से जो बीमार होगे, उसमें जो कैंसर होगा, हाई बीपी होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, आपको जितनी भी बीमारियां होंगी उस सब की दवाइयों का पैसा किसको जाएगा? उसी रॉकफेलर फाउंडेशन को। ठीक है। अब सोचो आप कि डीजल पे इतने % सब्सिडी देंगे तो इतनी डीजल की कारें बढ़ेंगी और इतने ट्रैक्टर बढ़ेंगे और इतना धुआं रिलीज होगा। ये बात इनको 15 साल पहले नहीं मालूम था। सोचना जरा एक बारी। मैं आपको कनेक्ट करके क्यों बता रहा हूं? मैंने शुरू में ही आपको यह बोला था कि इतना पानी खर्च हो जाएगा, इतना पानी खत्म हो जाएगा, आपका मौसम कैसा रहेगा इनको पहले से मालूम होता है। तो भैया इनको यह भी मालूम था कि डीजल की कितनी गाड़ियां हो जाएंगी तो उससे कितना धुआं निकलता है, तो उससे कितना प्रदूषण होता है। पता नहीं होगा? पता था तो इन्होंने फिर डीजल इतना प्रमोट क्यों किया? इसका मतलब डीजल प्रमोट करके पहले तो आपकी कमाइयां लगाई उन्होंने डीजल की गाड़ियों के ऊपर, और अब कहा कि तुम प्रदूषण फैलाते हो। इनके प्राइवेट जेट प्रदूषण नहीं फैलाते, अपनी 25 की माइलेज देने वाली कार तो प्रदूषण फैलाती है, इनकी 2 की माइलेज देने वाली 20-20 कारों का काफिला चलता है, वो प्रदूषण नहीं फैलाता। नहीं समझे? एक डीजल की गाड़ी अपने 15 साल में जितना प्रदूषण नहीं फैलाती है उससे कई गुना, लगभग 10 गुना प्रदूषण फैला देती है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार होने से पहले। समझे? इलेक्ट्रिक गाड़ी को तैयार करने के लिए जो लिथियम चाहिएगा उसके लिए जंगल काटने पड़ते हैं, फिर उसकी खदान में खोदने के लिए आपको डीजल वाली ही बड़े बड़े वो गाड़ियां खुदाई चलती है, वहां पर लाखों गैलन डीजल फूका जाता है प्रति सेकंड के हिसाब से, प्रति मिनट के हिसाब से, तब जाके खुदाइयां होती हैं। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कोयला फूका जाता है, तब जाकर के उनकी रिफाइनिंग होती है, और एक एक पार्ट इसी तरीके से बनाया जाता है। पता होगा ना ये सारी बातें? तो ये हमें नहीं पता, और हमको ये सिखाया, हमको ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां से प्रदूषण नहीं फैलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी खर्चे का, अपनी उम्र का 10 गुना पहले ही फैला चुकी। अब वो आई है, और इलेक्ट्रिक वेस्ट दुनिया का सबसे भयानक वेस्ट है। चाहे ये सोलर प्लेट है, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बैटरी वाला जो खेल है, आपके जो टायर सड़ते हैं अमेरिका से जहाजों में भर करके, इंग्लैंड से, जापान से, चाइना से भर करके सारे जहाज के जहाज ला करके यहां समंदर किनारे हमारे समंदरों में उनको जलाया जाता है। सारी दुनिया के टायर जितने भी वेस्टेज है वो हमारे यहां आके जलाए जाते हैं,
क्योंकि हमको वो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं इन लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने बच्चों के लिए कुछ आगे का सोच सकते हो। तो वो हमारे को मालूम ही नहीं है कि हमारे यहां आसपास ला करके वो जलाया जाता है। समझे? अब एक रास्ता यह है कि आप अपने जीवन की सारी कमाई इनको दे। अब हम सारे लोग हैं, एक रास्ता तो यह है, ये जो कमा रहे हैं ये रॉकफेलर को देते रहें, ये भी ये भी ये भी ये भी, आप सारे के सारे पूरा दिन अपना कमाई करें और उनकी झोली में डालते रहें, है ना। बाइक चलाएं तो भी, स्कूटर चलाएं तो भी, कपड़े पहने तो भी, दवाई खाएं तो भी, खेत में काम करें तो, यही ना। ये तो ये रास्ता है। एक दूसरा रास्ता यह है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें मैं काम करूं तो मेरे भाई का फायदा हो, इसका ये काम करे तो इनका फायदा हो, ये काम करे तो इनका फायदा हो, और हम म्यूचुअल एक दूसरे के लिए काम करें। ज्यादा बेटर कौन सा है भाई? है ज्यादा बेटर कौन सा है? दूसरे वाला बेटर है। एक रास्ता तो यह है कि हम भारी भरकम पुल बना लेंगे, मेट्रो चलाएंगे। क्या आपको मालूम है कि मेट्रो ने एक 1 कार्ड ट्रैवलिंग के लिए जारी कर दिया है? पता है ये आप में से किसी किसी को? क्योंकि आपको वास्ता नहीं पड़ा है। मैं आपको बता देता हूं, आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ एक कार्ड सब जगह मान्य होगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया टिकटिंग के लिए। यानी आपको मेट्रो की टिकट लेनी है, आपको बस की टिकट लेनी है दिल्ली के अंदर, और या आपको कोई दूसरी टिकट्स लेनी है ट्रैवलिंग की, वो सारी टिकट्स मान्य होंगी उस एक कार्ड से। और वो कार्ड आपका जुड़ा होगा आपके आधार कार्ड से, और आधार कार्ड जुड़ा होगा आपका वैक्सीन के सर्टिफिकेट से। यानी अभी वो ट्रैवल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको मेट्रो देंगे। पहले वो आपको ये बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, वो ऐसा बताएंगे आपको, वो बताएंगे। हुआ नहीं है ऐसा असलियत में। जनसंख्या कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, ना कभी आज से पहले हुई, ना कभी होगी, ना कभी एक लिमिट से ज्यादा जनसंख्या बढ़ सकती है। यह इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंसिंग का अपना एक प्रोसेस है कि जो भी प्रजाति ज्यादा होने लगेगी उसके लिए जीवन की सर्वाइवल की जरूरतों, अपनी सर्वाइवल के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है उनकी कमी आने लगेगी। जैसे ही कमी आने लगेगी वो स्पीसीज अपनी आबादी कम करना स्टार्ट कर देगी। जब वो आबादी कम करना स्टार्ट कर देगी तो चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। देखिए, आपके दादाजी की जो औलाद थी वो मेरे ख्याल से किसी की ही औलाद ऐसी होंगी, किसी के ही घर में ऐसा होगा जिसके दादा के 5 से कम औलाद हों। मेरे दादा के 8 औलाद थी, मेरे पिताजी के हम 5 हैं और हमारा 1 है। समझ गए बात आप? यानी कि वो जो वहां जब 8 थी मेरे दादाजी की औलाद, इन 8 लोगों के में से 4 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। लड़कियां शादी होके चली गई। लड़कों का जो परिवार था उसमें हम 10 बहनें और 5 भाई थे। 25 लोगों का एक परिवार था जिसमें एक भी बेरोजगार नहीं होता था, सबके पास काम रहता था। ठीक है, एक भी आदमी प्रदूषण नहीं फैलाता था हमारे में से, एक भी आदमी पर्यावरण का नुकसान नहीं करता था, एक भी बेरोजगार नहीं, एक भी एनवायरनमेंट से दुखी नहीं, एक भी बीमार नहीं, एक भी डिप्रेशन में नहीं। क्यों जी? और ना कोई मैनेजमेंट में दिक्कत थी। ये था फैमिली कल्चर मेरा। हमारे घर में 25-26 तो भैंस होया करती, डंगर होया करते, मतलब गाय और भैंस। बैल भी होते थे। हम पेट्रोल डीजल नाम पे खर्चा नहीं करते थे कहीं पर। बाद में ट्रैक्टर आया,
तो हमारे को बैल की जरूरत कम पड़ने लग गई, तो फिर हमें गाय की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जी? फिर हमारा जंगल काट दिया गया, फिर हमारे डंगरों के पास चरने के लिए जगह नहीं बची, फिर हमारे लैट्रिन के खड्डे की जो पाइप है उसका पानी, सारा लैट्रिन का पानी फिर जोड़ में जाने लग गया, फिर हमारे पास डंगरों को पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए भी जगह नहीं बची। समझ रहे हैं आप? तो मेरे लिए, मेरे गांव में मेरे घर वालों के लिए डंगर पालना जो है वो एक मुसीबत हो गई। पहले तो हम लोग इतने लोग थे कि सुबह उठे तो सारे के सारे जितने डंगर थे, 25, 26, 27 भैंस थी, सारा ने ले गए अपना जंगल में चर के आई जड़ी बूटियां, और शाम को अपना घर आ गई। दिन में किसी को कोई परेशानी नहीं, लेना नहीं देना नहीं। अब वो पूरा दिन घर में खड़ी खड़ी तो चड़दम तार देंगे भाई। क्यों? हम सबके पास आज जो डॉक्टर BRC की DIP डाइट के बारे में किस किसने सुना है? सुना ना आप लोगों ने? अपने तो खेत में सारे फ्रूट होते थे, अब तो अपनी DIP ऑटोमेटिक फॉलो करा करते। सवेरे उठते ही 4 बजे खेत में गए, वहां जो फ्रूट थे, जो गन्ने थे, जो उस टाइम की मौसमी सब्जी थी, जो मौसमी जितना भी कच्चा अनाज था, मतलब कच्चा कुछ भी वो था, सब्जियां सारी वही तो खाते थे हम, जब तक रोटियां का टाइम ना हो जाए, 9-10 बजे तक कोई लेके ना आवे। क्यों जी? ऑटोमेटिक DIP फॉलो कर रहे थे हम लोग तो। और ये बात इन लोगों को मालूम थी। देखो कितनी कमाल की बात है, इतनी रिसर्च करी इन्होंने कि इनका जीवन स्वस्थ कैसे है। पूरे गांव को डंपिंग यार्ड की जरूरत पड़ती थी क्या? कोई पॉलिथीन गांव में नहीं आता था भाई साहब, पूरे गांव में पॉलिथीन नाम की चीज नहीं थी। आज आपके गांव में आसपास अपनी जो किराने की दुकान है उस पर जाके देख लो, पॉलिथीन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो भी इतना भयंकर पॉलिथीन है कि जिस खेत में चला गया वहां फसल होने का तो मतलब ही नहीं है, बंजर होनी तय है। क्यों जी? अब हर गांव के अंदर इन लोगों को स्वच्छता के नाम पर अपनी सुबह सुबह रेडियो चलानी जरूरी होती है। ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए चला रखा है इन्होंने। ये हमको सिखाएंगे स्वच्छता, जिसके घर में वेस्टेज जीरो होता था, जीरो वेस्टेज भाई साहब। हम लोग जीरो वेस्ट के लोग थे। एक छोटा सा छोटा कण, बड़ी चीज कोई भी हमारी वेस्ट नहीं होती थी कभी भी। हमारा घर भी जो बनता था ना, अगर 20-25 साल बाद हमारा घर टूटना होता था तो हमको नया घर बनाना होता था अगली जनरेशन के लिए, तो पिछले घर की सारी ईंटें इस्तेमाल होती थी, सारी लकड़ी इस्तेमाल होती थी, और जो बाकी इस्तेमाल नहीं होता था वो मिट्टी में मिल जाता था। नहीं, आज आपके घर में से जो भी टूटेगा ना, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता रिसाइकिल। यानी आपने जो आज पैसा खर्च कर दिया वो जीरो हो गया, जीरो। और उस टाइम पे जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका सारा रीयूज हो रहा था। उसमें जो पैसा मिलता था वो आपके गांव के ही किसी व्यक्ति को मिलता था। आज जो आपको पैसा मिलता है वो कंपनी को मिलता है। टॉयलेट में आपके जितना भी बिजली का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो कंपनी को जा रहा है। उसमें जितना मग्गा रखा हुआ है, उसमें जो सफाई करने वाले प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जो ब्रश रखी हुई है, जो उसमें फ्लश चलाने का है, जो उसमें शीट लगने का है, क्या उसमें से एक भी आइटम ऐसी है जो गांव के किसी व्यक्ति को मिला हो जिसका पैसा? क्यों जी? तो एक बार कैलकुलेट करना, सर्च करना गूगल पर कि मोदी जी ने कितने करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। एक टॉयलेट पे मिनिमम खर्चा अगर 1 लाख रुपया आता हो, मल्टीप्लाई करके देना मल्टीनेशनल कंपनियों को कितने लाख करोड़ रुपए का बिजनेस देता है। और हर टॉयलेट के अंदर महीने में अगर एक सफाई करने वाली आइटम 2-4 मतलब 2-4 महीने में एक मग्गा टूटता और एक बाल्टी टूटती हो, उस हिसाब से जो उसका बिजली का खर्चा कैलकुलेट करके देखना कितने करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस हर कंपनी को जा रहा है। और जिसकी जरूरत थी आपको, एक्चुअली नहीं थी, क्योंकि आज ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है
कि मिट्टी में लैट्रिन करोगे, नीचे बैठ के करोगे तो सफाई भी ज्यादा होगी और वो जो लैट्रिन है वो मिट्टी में मिलना स्टार्ट हो जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। मिट्टी अपने आप मिट्टी बनना शुरू कर देती है। और अगर उसी लैट्रिन को आप किसी चिकनी सतह पर करोगे और जहां नमी होगी तो आसपास वैसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपको बीमार करता है। तो अब आपने अपने बच्चों को उनके बेडरूम में ही बीमारी का घर दे दिया। आपको ये कहेंगे कि खान पान का असर है। खान पान का असर नहीं है, आपका सोना, आपका बैठना, उठना, खाना, खाने का तरीका, सब उनको पता था कि ऐसे बैठ कर खाने से, पालथी मारकर खाने से आप ठीक हेल्दी रहोगे, इसीलिए आपको डाइनिंग टेबल का कल्चर दिया। आप लेट नाइट तक जागोगे तो बीमार रहोगे, इसीलिए चित्रहार 8:30 बजे आएगा। चित्रहार आना शुरू हुआ था ना सबसे पहले तो टेलीविजन पे 8:30 बजे आना शुरू हुआ। चित्रहार का टाइम खत्म हो जाए तो फिल्म का टाइम शुरू होएगा। 8:30 से 9 तक चित्रहार आएगा, फिर 9 से 9:30 का टाइम गैप मिलेगा, 9:30 बजे चालू होगा, 3 घंटे से कम की कोई फिल्म नहीं होएगी। 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग फारिग होगे, तब आप तड़की डांगरा का काम नहीं करोगे, फिर घर के अपना गाड़ देवेंगे। शक्तिमान तो बहुत बाद में आया। ये वो उस दौर की बात बता रहा हूं जब आपको वीसीआर दिया गया, वीसीआर में एक फिल्म का भी उतना ही किराया, 4 फिल्मों का भी उतना ही किराया। ठीक है ना? पैसे पूरे करने के लिए फिर आप 4 लोगे, फिर आप रात को 8 बजे से लेके सुबह तक बैठोगे। और डॉक्टरी पेशे से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं यहां पर? डॉक्टर पूनम को तो मैं जानता हूं, आप जानते हैं। जो डॉक्टरी पेशे से बिलोंग करते हैं उन सबको पता है कि जो व्यक्ति सूरज छिपने के बाद जितनी लेट तक जागेगा उसका लिवर फैटी होना तय है। और ये बात डॉक्टरों को भी पता है और ये बात उनको भी पता थी, इसलिए आपका इंटरनेट 10 बजे के बाद ही फास्ट चलेगा और आपको काम ऐसे दिए जाएंगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। आपकी ट्रैवलिंग इस तरीके की होगी कि नौकरी करके आप घर 10 बजे से पहले पहुंच ही ना पाओ, आप 10 बजे से पहले खाना खा ही ना पाओ। और इसीलिए शहर के अंदर, गांव में तो फिर भी जो लोग जल्दी सो जाते हैं बचे हुए हैं, शहर के अंदर 100% लोगों का लीवर फैटी है। 100%। एक भी आदमी का नहीं है, क्योंकि वहां कोई आदमी है ही नहीं जो टाइम से सोता हो शहर के अंदर। और इसीलिए ये हर गांव को शहर की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। और डॉक्टर आपके ये कहते हैं तो नॉर्मल है लीवर फैटी होना, मतलब शुगर लेवल का ऐसा हो जाना, हार्ट अटैक ऐसे हो जाना, इसको वो नॉर्मल बोलते हैं कि आजकल तो जी होने लग गए। एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर रहे हैं आपको मेंटली, हैं? हाँ, शुगर आम होगी कहते। जबकि आपकी आइटमों के अंदर शुगर के लेवल को इस तरीके से डाला जाता है कि आपका बच्चा अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी रहा है तो 3 दिन की शुगर की कंजप्शन वो एक ही बोतल से कर रहा है। और ये आपके बच्चों को नॉर्मली दिया जा रहा है कि वो दिन में 3-3, 4-4 बोतल पी ले। और शहर के जो मतलब बिगड़ैल औलाद हैं उनका तो यो हाल है कि वो सुबह पराठे के साथ भी कोक पी लेंगे। उनका तो कुछ ही नहीं पता, उनका मतलब कुछ भी खा लेंगे वो, कुछ भी, उनको कुछ खाने की अक्ल ही नहीं है उनको। क्योंकि उनके पापा जी जो क्वालिटी टाइम के नाम पर उनको कबाड़ी खिला के लाते हैं। यही होता है, क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं होता तो वो शाम को चलो कुछ खिलाने ले जाते हैं। अब देखो, आयुर्वेद ये कहता है कि जिस चीज को बने हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया वो आम बनाएगा। वो आम हो गया मतलब मल हो गया, वो मल। और ये जो
पिज्जा बर्गर होते हैं ये तो कितने घंटों पहले बना बनू कर रख देते हैं। तो फिर बच्चों को मल खिलाने लेके जाते हैं हम शहर के लोग, और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे जो है दिमाग से सुन्न हो गए हैं, सोचते ही नहीं कुछ भी, अकल छोड़ी नहीं हमारी। अच्छा ये बात उनको पता थी। देखो कमाल की बात ये है, ये सारी रिसर्च वो करके बैठे हुए थे, इन्होंने केवल आपको ये चीजें देनी थी। आप कोई भी चीज तब लोगे जब आपको उसके अंदर देखो फीलिंग आनी चाहिए ना कि आप कुछ बड़ा अच्छा कर रहे हो, तभी तो आप उस काम को करोगे। तो इसीलिए फिर ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े अभिनेताओं से, फिर ये बताएंगे आपके बच्चे को कि डर के आगे जीत है। वो हाथ भी नहीं लगाते भाई साहब। अगर आप चले जाओ ना, आप इनके बारे में पूछो, अगर आप इनका हिस्ट्री पता करो, कोई भी अभिनेता कोल्ड ड्रिंक जैसे जहर को हाथ भी नहीं लगाता। मतलब चॉकलेट है ना, चॉकलेट ऐसे खा के जब वो दिखाते हैं ना, खा के फिर वो सीन खत्म हो जाता है, जब भी थूक देते हैं उल्टा। मतलब अंदर नहीं जाने देते वो लोग। एक भी आदमी नहीं खाता, एक भी हीरो और ये एक्टर्स, मतलब एक्टर एक्ट्रेस कोई भी नहीं खाता ये। लेकिन हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि ये खाओ, खूब खाओ। ना ये अपने बच्चों को खिलाते। हमारे बच्चों को 3 पत्ती खेलना सिखाएंगे, ड्रीम 11 जुआ खेलो, ठीक है ना, पान मसाला खाओ, विमन पान मसाला खाओ। अक्षय कुमार भी बताएगा, अजय देवगन भी बताएगा। थोड़ा मुसलमान रह जाएंगे तो शाहरुख खान को भी लाएंगे बुला के, फिर सलमान को ले आएंगे, फिर अमिताभ को ले आएंगे। कसर रह जाए तो फिर मतलब किसी नए खिलाड़ी को हीरो बना लेंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया इन लोगों ने कि आपका बच्चा गर्व महसूस करे वो चीजें खा करके। और आपको भी अच्छी अमीर वाली फीलिंग आती है ना जब हम 500 रुपए का 600 रुपए वाला पिज्जा खिलाते हैं अपने बच्चे को। भाई हमने 600 रुपए का मल खिलाया अपने बच्चे को, अच्छी फीलिंग आएगी। अब याद है खाए जाओ, किसके गुण गाए जाओ? प्रेशर कुकर के गुण गाए जाओ। पता नहीं कौन सा प्रेशर कुकर था, मतलब वो उसके गुण गाई जाओ। देसी घी से जो है आपको, देखो कितनी कमाल की बात थी। इन्होंने क्या किया, गेम प्लान को समझना बड़ा जरूरी है। देखो आप तक इंफॉर्मेशन जाएगी आधी, आप उसको मानोगे पूरी और अपने आप को मानोगे इंटेलिजेंट। ये उनका थ्योरी है। इन्होंने संकर गाय के दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सुअर बोलते हैं उसको हम लोग, तो गाय तो वो होती भी नहीं, ये लोग उसको गाय बोलते हैं। पहले इन्होंने ये बताया कि हाइब्रिड गाय जो है वो अच्छी होती है। हाइब्रिड गाय इसमें ना कि भाई फुर्ती तो गाय जितनी है और दूध भैंस की तरह ज्यादा देती है, ऐसा हमें बताया गया। तो हमने उसको ठीक मान लिया। फिर उसको एंडोसल्फान जैसे केमिकल्स खिलाए गए, ठीक है। उसको फिर वो इंजेक्शंस लगा करके दूध निकाला। वो दूध, वो जो जहर है वो गाय के दूध में आया। वो फिर गर्भवती माँ ने या फिर दूध पिलाने वाली माँ ने, स्तनपान खिलाने वाली माँ ने भी पिया वो दूध, वो माँ के दूध में भी आ गया। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि गाय के दूध पीने वाली माँओं के स्तन में दूध जहर मिला, एंडोसल्फान मिला। रिसर्च आई थी। तो अब अल्टीमेटली किसको क्रिटिसाइज किया? गाय को क्रिटिसाइज किया। तो लोग अब किसको रखना बंद कर देंगे? गाय को। एक्सपेरिमेंट किया संकर गाय पे, हाइब्रिड गाय पे। नतीजे दिए उस गाय के कि उसके गोबर में, उसके मूत्र में मीथेन पाई गई है। अपने वाली में नहीं है, देसी में नहीं है, लेकिन रिसर्च उसकी दिखाएंगे
और फोटो हमारे वाली गाय की आएगी, देसी गाय की। तो फिर हमको यह कहा जाएगा कि ये घी खाओगे तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एमबीबीएस पढ़े डॉक्टरों ने हमारे लोगों को बताया। फिर क्या कहना चाहिए, रिफाइंड वाले हलवा खाना शुरू कर दिया। फिर दिशोरी घी वाला हलवा खाया था नहीं, डालडा वाले हलवे खूब खाए, और फिर हार्ट बैठने स्टार्ट हुए लोगों के। फिर उनने वो भी छोड़ दी, वो पहले छोड़ दिए थे, ये फिर छोड़ दिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ये आपके लिए। अखबार पढ़ना भी हमको नहीं आता। अगर कल एक्सरसाइज करनी हो तो कल 8-10 अखबार ले आना, मैं आपको अखबार के अंदर, खबर के अंदर छुपे हुए षड्यंत्र दिखाऊंगा आपको। लाइनों में लिखा होता है साफ साफ कि हम तुमको ऐसे बर्बाद करने वाले हैं, बट मजाल है कि हमको समझ में आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सोचो आप इन्हें करिए, सोचो आप कि आप इस षड्यंत्र को कैसे काउंटर करोगे। अगर आपको पूरी कहानी समझ में ना आए, पूरे कानून समझ में ना आए, पूरा खेल समझ में ना आए, तो क्या आप अपने अगली पीढ़ी को बचा पाओगे? देखिए, जनता सरकार मोर्चा की ये जो लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है अगली पीढ़ियों की। जब मैं किसी मोटरसाइकिल, समर्सिबल से मोटरसाइकिल धोते हुए किसी बच्चे को बोलता हूं कि बेटा इतना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसकी जबान से निकलता है कि जब तक है तब तक तो यूज कर लें। अब जो आपके गांव में गाड़ियां धोई जा रही हैं ना समर्सिबल से, इसका एंड रिजल्ट ये है कि आपके बच्चों को बॉटल में पैक्ड पानी मिलेगा 200 रुपए लीटर के हिसाब से। और ये प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी योजना में है ये इनके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इनकी स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमें इतना आगे देखना सिखाया ही नहीं गया। ना स्कूल में सिखाया, ना समाज में सिखाया, ना घर में सिखाया कि आज से 50 साल बाद का जीवन कैसे सोचोगे। कुछ भी ना हो हमारे पास, कम से कम हेल्थ तो हो, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी नहीं सिखाई है। तो ये जो फाइट है अपनी जनता सरकार मोर्चा की, ये सर्वाइवल की फाइट है। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो जिंदगी भर के लिए एक परिवार रूप में हम जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। जिस भाई को ये लगेगा कि यार ये तो खाम खाई की बात है, कुछ नहीं दे रहा इन बातों में, वो अपना रिजेक्ट करके अपना आगे बढ़ जाना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना काम करवाओ, आपका आवेदन हम लगा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमारा साथ दो या ना दो, हम आपका जरूर देंगे, इतनी गारंटी हम आपके लेते हैं कि आपका साथ हम देंगे। क्योंकि हमारा काम, हमारे हाथ में एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, एक प्रोडक्ट है, हमें समझ में आ गया कि इसकी मदद से हम लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। आप अगर जितने ज़्यादा लोग जितनी जल्दी साथ आ जाएंगे, उतनी जल्दी हम इस सर्वाइवल